जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडी का और अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 से लेकर के 12 तक के जितने भी NCERT के सब्जेक्ट्स हैं, SST, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, उन सबको अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करता हूं और आप लोग की हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भारत की तमाम नदियों के बारे में। दोस्तों, भारत के अंदर कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से अपवाह तंत्र है, चाहे वह सिंधु नदी का अपवाह तंत्र हो, चाहे वह गंगा नदी का अपवाह तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे आपकी जितनी भी दक्षिण भारत के अंदर प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जिसके अंदर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ये तमाम नदियों के बारे में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग के स्कूल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी जो है हमेशा जीके के पोर्शन में एक नंबर में एक नदी का सवाल हमेशा आता है, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के रेडी हो जाइए। आप लोग को बहुत बेहतर जो है अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। तो एक बार और इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 11 भूगोल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपवाह का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोगों को समझना है कि अपवाह का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अपवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों। अपवाह शब्द किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने अपवाह शब्द का यूज किया, तो उसका मतलब होता है कि भाई किसी नदी के बारे में जो है मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उस नदी के कहाँ से निकलती है, कहाँ कौन कौन से राज्य से होकर के जाती है, डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है, उसके बाद में उस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हो ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कि कोई नदी है, उदाहरण के तौर पर लीजिए कि गंगा नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी है आपकी, ये आपकी जो है ये गंगा नदी, ये जब बहते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं, तो इनके एरिया में जितना भी वाटर वगैरह है ना, वाटर वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवाह द्रोणी, यानी कि अपने साथ वो कितना जल लेके चल रही है। उसके बाद में एक और फन फैक्ट कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन है? अमेजन नदी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में भारत में गंगा नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र जिसे पर्वत या उच्च भूमि होती है जो पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। ये तो रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन, जो थोड़ा सा कीवर्ड्स वगैरह हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो है मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। मेन मुद्दा कि भाई भारत के अंदर जो नदियाँ, जितनी भी तमाम नदियाँ हैं ना, वो उसको जो है दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ पाई जाती हैं उसको कितनी कैटेगरी के अंदर दोस्तों? दो कैटेगरी के अंदर। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले आती है आपकी हिमालय की नदियाँ। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि हिमालय से नदियाँ, तो देखिए दोस्तों, हिमालय मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि हिमालय जो है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। हिमालय की जो सबसे ऊंचा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहाड़ वगैरह हैं उनकी एवरेज जो ऊंचाई है वो है 6 किलोमीटर तक के दोस्तों। अब इतनी ऊंचाई पे जो है बर्फ जमेगी, ग्लेशियर बनेंगे। अब जब ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं तो पानी क्या आएगा? नीचे आएगा। अब पानी जब आता है तो वो कौन सी फॉर्म में आता है? रिवर की फॉर्म में आता है दोस्तों। फिर वो नदी बनाता है। क्या बनाता है? नदी बनाता है। तो इसलिए जो है कुछ नदियां जो होती है हिमालय से तैयार होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, फिर गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, फिर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ये सब नदियां कहाँ से बनती? हिमालय से बनती हैं दोस्तों। वहाँ से जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं उनसे पानी से जो है इन नदियों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अब मन में सिंपल सी बात है कि भाई हिमालय की नदियाँ सालों साल बर्फ ही जमती रहती है यहाँ पर, तो ये क्या साल भर बहने वाली नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं? हिमालय जो है साल भर बहने वाली नदी है। इसमें सूखा उखा का कोई हिसाब किताब नहीं होता। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो सूखती नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसके अंदर
तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। तो प्रायद्वीप नदियों में कौन कौन सी नदी आती है आपकी? नर्मदा नदी आती है, तापी आती है, गोदावरी आती है, महानदी आती है, कृष्णा आती है, कावेरी आती है। ये मानसूनी नदी है एक तरह से। मानसूनी नदियों का मतलब जब भारत के अंदर जो है दक्षिणी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है, जब प्रायद्वीप के अंदर बारिश करता है, इन राज्यों के अंदर जहाँ से नदियाँ बहती हैं, जब इनके अंदर पानी आता है तब ये भरी रहती हैं, नहीं तो अमूमन जो है खाली रहती हैं, मतलब सूख जाती हैं। तो ये होगी प्रायद्वीप नदियाँ। एक एक करके बेहतर तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। एक एक करके जो है हिमालय की नदियों से शुरू करेंगे, जिसके अंदर सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे, गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, सहायक नदियों की बात करेंगे, कहाँ से निकलती है उसकी बात करेंगे, क्या विशेषताएं हैं उसको बारे में भी हम लोग बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे। बस आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे यूट्यूब इस वीडियो को जो है पूरा बढ़िया तरीके से देखिए, आखिरी तक देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए कि ये हमारा मैप है, ठीक है। देयर इज़ नो ज्योग्राफी विदाउट मैप दोस्तों। तो एक बार आप लोग मैप देख लीजिए, ठीक है। हम लोगों को लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ये आपका जो है भारत के अंदर जितनी कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये एक बार आप लोग मैप देख लीजिए। तो फिर सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंधु नदी की। सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र की। हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं हिमालय नदियों का तंत्र, जिसके अंदर हम लोग पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु नदी है, हमें पता है सिंधु भारत की सबसे पवित्र नदी है सिंधु नदी, ठीक है। सारी नदियाँ पवित्र होती हैं क्योंकि वो इंसान की तमाम ज़रूरतों को पूरा करती हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो हमारी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, वो सिंधु नदी के किनारे जो थी वो विकसित हुई थी। तो सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका दोस्तों? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील है तिब्बत के अंदर, वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। उसके बाद में टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इनकी 2900 किलोमीटर। अब इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? सतलुज है सहायक नदी, ब्यास सहायक नदी है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ये सब क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये जो अपना जल ले जाकर सिंधु नदी के अंदर मिला देती है। उसके बाद में द्रोणी क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर इनका पानी जो है फैला हुआ है, जल जो है कौन कौन से क्षेत्र के अंदर विस्तार है इस नदी का? तो लद्दाख के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल, पंजाब एंड पाकिस्तान। विशेषताएं क्या है दोस्तों? सुंदर, दर्शनीय, गौर्स का निर्माण करती है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ मिठानकोट में सिंधु से नदी से मिलती है। अब देखिए एक बार मैप लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर, तो ये देखिए दिस इज योर तिब्बत, चीन के अंदर जो तिब्बत है, ये हमारा भारत का नक्शा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये भारत का नक्शा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से जो है हमारी नदी जो है निकलती है, सिंधु नदी, ये देखिए निकलते हुए जम्मू कश्मीर, फिर सीधे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब ये देखिए सतलुज नदी है, सतलुज नदी ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर इसके साथ में ब्यास नदी सतलुज नदी के अंदर मिल जाती है। फिर उसके बाद में आता है आपका चेनाब नदी, ठीक है, ये जो है मिल जाती है। उसके बाद में आपका रावी नदी आता है। फिर आपका आता है झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। ये तमाम नदियाँ जो हैं, तमाम नदियाँ जितनी भी पाँचों नदियाँ हैं, इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पंजाब राज्य का नाम रखा गया, पंज नदी, पंजाब, ठीक है। ये 5 नदियाँ जो होती हैं अपना सारा जल मिठानकोट में ले जाकर के जो है सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये थी आपकी सिंधु नदी की विशेषता दोस्तों, ठीक है। सिंधु नदी हम लोगों ने समझ लिया। सिंधु नदी जो है यहाँ से मानसरोवर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ आपकी आती है सबसे पहले, सहायक नदी के अंदर आपकी सतलुज नदी, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी ब्यास नदी, उसके बाद में चेनाब, उसके बाद में झेलम, ठीक है। अब सवाल आता है कि भैया सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग यहीं से देख लीजिए लेंथ, ये देखिए, ये जो आपकी सतलुज नदी है इसकी लेंथ जो है सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की, ठीक है। हाँ, ये मानसरोवर के बस बगल से निकलती है, ठीक है। एक ताल, इसको राकस ताल बोलते हैं, वहाँ से जो है ये निकलती है। कौन? सतलुज नदी। तो ये था आपका सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद में हाँ, लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर के अंदर। तो लंबाई कितनी भैया सिंधु नदी की? सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है। कहाँ पर है मानसरोवर झील? तिब्बत के अंदर है, जिसको चाइना ने जो है अपने कब्जे में कर रखा है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। उसके बाद में ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया इनको सिंधु नदी तंत्र क्यों बोला जाता है? तंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बड़ी नदी के साथ में कई सारी जो है
छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती है, तो उनसे जो अपवाह बनता है उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। ये छोटी छोटी नदियाँ बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सतलुज कहीं से भी छोटी नहीं है, ब्यास कहीं से भी छोटी नहीं है, रावी कहीं से भी छोटी नहीं है, झेलम चेनाब कहीं से भी छोटी नहीं है, इनके अंदर बहुत पानी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के अंदर सेकंड कौन सी नदी आती है आपकी। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंदर सेकंड नदी आती है आपकी गंगा नदी तंत्र, सबसे फेमस, ठीक है। गंगा नदी तंत्र जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो भैया गंगा नदी जो है किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती होंगी गंगा नदी। तो देखिए कौन सी नदी से निकलती है भैया, ये रही आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ये देखिए ग्लेशियर, बर्फ़ के जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो यहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती हैं, ठीक है। ये निकलती हैं आपकी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड से होते हुए सीधे उत्तर प्रदेश। कई बार सवाल पूछ लेता है कि गंगा नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है। तो भैया सबसे पहले कहाँ, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाती हैं, उसके बाद में बिहार जाती हैं, उसके बाद में ये झारखंड। देखिए बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में सीधे ये बंगाल और सीधे बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती हैं। अब ये है आपका गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो याद रखिए गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी, ठीक है। उनके जस्ट बगल से निकलती है और ये कहाँ जाकर मिलती है, हमें पता है प्रयाग के अंदर मिलती है दोस्तों, ठीक है। इलाहाबाद के अंदर जो है, जिसका नाम आजकल प्रयाग है, इलाहाबाद के अंदर मिलती है, ठीक है। उसके बाद में जो है ये फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो देखिए इनकी कितनी सारी सहायक नदियाँ हैं, कितनी सारी सहायक नदियाँ हैं। घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, उसके बाद में गोमती नदी हो गई, ठीक है। उसके बाद में बनास हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ठीक है। उसके बाद में चंबल नदी हो गई। ये तमाम नदियों से मिलकर के जो जल तंत्र, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे रखा है, हम लोगों ने दे रखा है गंगा नदी तंत्र, क्योंकि कई सारी नदियों का जाल है ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद में इनकी थोड़ी विशेषताएं इसको देख लेते हैं दोस्तों। विशेषताओं में सबसे पहले गंगा नदी के बारे में, क्या कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर इनकी लंबाई कितनी, इनकी लंबाई है 2500 किलोमीटर से भी अधिक, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, उसके बाद घाघरा नदी, फिर गंडक, फिर कोसी, ठीक है। कहाँ कौन कौन से राज्य से होते हुए जाती हैं, उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ठीक है। ये विशेषता है गंगा नदी की। उसके बाद में दोस्तों गंगा नदी का ढाल प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। इस नदी से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है, ठीक है। गंगा नदी की वजह से ही दोस्तों, गंगा नदी की वजह से ही जो है ये आपका नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। जितना भी आप लोग यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा वगैरह ये वाला एरिया देखते हो ना, जो बिल्कुल समतल मैदान है, ये गंगा नदी के द्वारा पानी से बहा करके लाई हुई मिट्टियों का डिपॉजिट है। यहाँ पर मिट्टियों को डिपॉजिट किया गया, जिससे यहाँ पर क्या निर्माण हुआ है, मैदान का निर्माण हुआ है। इसलिए लोग यहाँ पर जो है खेती बढ़िया तरीके से कर पाते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। पानी भी बढ़िया है, सिंचाई वगैरह भी बढ़िया हो जाती है, जल स्तर वगैरह भी मेंटेन रहता है। तो गंगा नदी की वजह से जो है ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है गंगा नदी तंत्र भी समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीज़ याद रखने वाली है इसके अंदर, हमेशा याद रखिए कि गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। टोटल लंबाई कितनी है वो याद रखिए। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो याद रखिए। कौन कौन से राज्य से होकर बहती है वो भी याद रखिए, ठीक है। एक कई बार 1 नंबर के अंदर ये पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है हिमालय की नदियों में आपका गंगा नदी तंत्र जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र डिस्कस करने से पहले एक बार जो है मैप देख लेते हैं कि ये देखिए ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। दिस इज योर ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए तिब्बत के अंदर होते हुए सीधे अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, उसके बाद में आसाम के अंदर, फिर उसके बाद में आपका सीधे बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। हाँ, तो कहाँ से निकलती है भैया आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर है। देखिए सारी नदियाँ जो हैं यहीं से निकल रही हैं। ये जो तिब्बत का मानसरोवर भी यहीं से निकल रहा है, राखास्ताल भी यहीं पर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी यहीं पर है, थोड़ी थोड़ी किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। बहुत बर्फीला इलाका है दोस्तों, यहाँ पर ग्लेशियर जो है बहुत सारे हैं, जिनकी वजह से जो है यहाँ से नदियों का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंदर ट्रैवल करते करते सीधे अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद में सीधे बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी।
और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कई सारी हैं। एक तो आपकी लोहित हो गई, उसके बाद में सुबनसिरी हो गई, धनसिरी हो गई, ठीक है, उसके बाद में कपिली हो गई, मानस हो गई, तीस्ता हो गई जो सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तो ये सारी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बोला जाता है। बहुत पानी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र के अंदर। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र जो है असम के अंदर कौन से द्वीप का निर्माण करती है? जलीय द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है, जो जिला है दोस्तों एक, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। उसके बाद में इनकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली विशेषता, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ पर है झील? तिब्बत के अंदर है दोस्तों, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? दिबांग है, लोहित है, कैनुला है। उसके बाद में कौन कौन से बाउंड्री को टच करती है? तिब्बत, भारत के अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश, ठीक है। कई बार सवाल ये पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनकी बाउंड्री को टच करती है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश आपका, उसके बाद में फिर तिब्बत हो गया, ठीक है। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह यू आकार जैसी मोड़ बना करके भारत में प्रवेश करती है। तो भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, यू आकार की शैली जिस तरह से, इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऐसे प्रवेश करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है हिमालय नदी तंत्र समझ में आया होगा। जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सहायक नदी याद रखिएगा, जो मुख्य नदी उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, कितने किलोमीटर लंबाई है उसकी, जो विशेषता बताई वो याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। हाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ के अंदर आपका ये देखिए, ये प्रायद्वीप है आपका, ठीक है, जो तीन तरफ से जल से घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके अंदर नर्मदा, तापी, ठीक है, उसके बाद में कृष्णा, गोदावरी, इन नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, हाँ हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नर्मदा नदी के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। तो भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा नदी का? तो भाई मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकट होता है दोस्तों, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 1312 किलोमीटर है। किसकी? नर्मदा की। उसके बाद में सहायक नदियाँ कौन कौन सी? शक्कर, दूधी, तवा, गजल, ये सब क्या है? सहायक नदियाँ। किसकी? नर्मदा की। फिर कौन कौन से राज्यों से बहती है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात। फिर ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है? आपका अरब सागर के अंदर गिरा देती है। विशेषताएं क्या है दोस्तों? समुद्र तक पहुंचने के निकट संगमरमर और गौर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। झरने बहुत सारे पाए जाते हैं नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग मैप में दिखा देता हूँ नर्मदा नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये आपका अमरकंटक हो गया पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलते हुए सीधे गुजरात के अंदर फिर अपना पानी कहाँ गिराती है? आपका अरब सागर के अंदर गिरा देती है, ठीक है। हाँ, ये आपका मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। हाँ, अब इसी के नीचे जो है, इसी के नीचे आपका आता है, इसी के नीचे आपका तापी नदी। क्या है दोस्तों? तापी नदी। तापी नदी की विशेषता देख लेते हैं। तापी नदी जो है, तापी नदी द्रोणी का निर्माण करती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। सतपुड़ा भी पहाड़ियाँ दोस्तों, वहाँ उसी की किसी पहाड़ी से ये निकलती है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पूर्ण, गिरना, पंजरा। कौन कौन से राज्य से होते हुए बहती है तापी नदी? मध्य प्रदेश से बहती है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। और ये नर्मदा के समानांतर बहती रहती है। ये देखिए, हाइट ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा नहीं है, 712 किलोमीटर है। ये आपकी तापी नदी है, ठीक है। और ये ऊपर नर्मदा नदी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सी नदी के बारे में डिस्कस करना है? आगे महानदी के बारे में। कौन सी नदी? महानदी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। महानदी द्रोणी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। टोटल लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? शिवनाथ, मांड, दया। कौन कौन राज्य से होते हुए बहती है? ओडिशा से बहती है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। उसके बाद में जल कहाँ गिराती है? अपनी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं महानदी को। ये देखिए दोस्तों, ये एरिया आपकी जो है महानदी है, ये ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिरा देती है। इसके बाद में कौन सी नदी है दोस्तों? इसके बाद में आपकी कृष्णा नदी, बहुत फेमस नदी है दोस्तों। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है भाई? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर लोग घूमने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, हिल स्टेशन है वो।
कितना टोटल लेंथ है इसका? 1400 किलोमीटर। सहायक नदियाँ, कृष्णा की सहायक नदियाँ बहुत बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव पेपर के अंदर भी। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा होगी, कोयना होगी, घाटप्रभा होगी, मूसी हो गई तथा भीमा होगी। ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से राज्य से? महाराष्ट्र से बहती, महाराष्ट्र से तो उद्गम ही है, फिर कर्नाटका से बहते हुए, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कृष्णा नदी को भी। कृष्णा नदी को देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आपकी कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलते हुए, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर प्रवेश करते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिरा देती है। उसके बाद में बात करना हमें कावेरी नदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कावेरी नदी के बारे में। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? कावेरी नदी आपकी निकलती है पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटका से निकलती है दोस्तों। ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर। उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, काबिनी है। ठीक है। कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? अपना जल गिराती है आपकी जो ये अपना कुदलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है। तो ये आपकी होगी दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपकी कावेरी नदी हो गई दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है। हाइट क्या क्या दे रखी है? तो ये देखिए गोदावरी नदी की हाइट है 1465। सबसे बड़ी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, जिसको गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? बूढ़ी गंगा। फिर कृष्णा की हाइट कितनी है? 1400 किलोमीटर। फिर सबसे कम हाइट किसकी है? नर्मदा की, 1312 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। अब थोड़ी सी विशेषता समझ लेते हैं। कुछ विशेषताएं भी हैं जो पेपरों के अंदर पूछ ली जाती है, जैसे कि जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? बारहमासी नदियाँ बोलते हैं। हमें पता है कि हिमालय की नदियों के अंदर जो है साल भर पानी रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से आती है, उनको बारिश से कोई मतलब नहीं है। तो ग्लेशियर हमेशा जमे रहते हैं, तो वो पिघलते हैं, तो इसलिए जो है गंगा नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, सिंधु नदी तंत्र के अंदर पानी आप साल भर देखोगे। ये नदियाँ सूखती बहुत कम है। उसके बाद में और वहीं पर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को पानी कब मिलता है? प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ आपकी हैं, ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय नदी है, तो जब मानसून का सीज़न आता है ना, मानसून का, ठीक है, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पूर्वी मानसून है, तब जब बारिश होती है तब ये नदियाँ क्या हो जाती है? रिचार्ज हो जाती है, इनके अंदर पानी आ जाता है। ठीक है। नहीं तो अमूमन जो है ये सूखी रहती हैं। कैसे रहती हैं दोस्तों? सूखी रहती है। जैसे अभी मानसून का सीज़न है भारत के अंदर, तो अभी जितने भी कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, इनके अंदर लबालब पानी भरा होगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही सूखे का मौसम आता है तो ये नदियाँ क्या हो जाती है? सूख जाती है। लेकिन वहीं पर जब हिमालय की नदियाँ होती हैं, क्या दोस्तों? हिमालय की नदियाँ, यहाँ से अगर कोई नदी निकल रही है, इस वाले एरिया से जो है कोई नदी निकल रही है, जैसे कि आपकी गंगा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, या फिर आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, तो इनमें जो है साल भर पानी रहता है, क्योंकि इससे किसे ग्लेशियर साल भर जमे रहते हैं, तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं धीरे धीरे तो इनके अंदर पानी आता रहता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता क्या है? उसके बाद में सिंधु जल समझौता। ये समझौता है दोस्तों 1960 के अनुसार भारत इस नदी तंत्र के कुल जल का 20% जल उपयोग कर सकता है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को बात बताता हूँ। हम लोग को पता है कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी भारत के अंदर होते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती है। अब इस नदी सिंधु नदी की कई सारी 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसके अंदर सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेना, झेलम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु जल समझौता। तो इसके अंदर ये बात हुई थी कि भाई सिंधु का जो 20% पानी है, सिंधु नदी का जो 20% पानी है, उसका 20% पानी जो है इंडिया यूज़ कर सकता है। इंडिया के किसान सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो 80% पानी है वो कौन यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा पाकिस्तान। कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। यही समझौता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। हमें पता है दोस्तों कि जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो पहाड़ों से जब निकलती है तो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़, चट्टान वगैरह तोड़ कर लेके आती हैं। वो नीचे लाते लाते तो बिल्कुल मिट्टी हो जाती है वो, तो उनको ले आकर के जमा कर देती है, जिससे कि मैदान का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है? हिमालय की नदियाँ में एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है। ये जब हिमालय की नदियाँ पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो विसर्प का मतलब होता है कि कोई नदी जो है ऊपर से तो बहुत तेज़ी से उतर रही है, लेकिन नीचे जैसे आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। तो वो कैसे? ऐसे ऐसे बहने लग जाती है, सांप की तरह बहने लग जाती है, जिससे कि कई बार क्या होता है, कई बार
इस तरह से जो है झील वगैरह बन जाती है। क्या बन जाती है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि कोई नदी जो है इस तरह से ऐसे ऐसे बह रही है। जरूरी नहीं कि नदी हर साल एक ही रास्ते से बहेगी। कई बार नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना क्या होता है, रास्ता बदल लेती है। क्या बदल लेती है दोस्तों, नदी जो होता है अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे कि मान लीजिए यही नदी है, अब ये नदी जो है ऐसे बह करके ना ऐसे बहना शुरू कर देगी। क्या, ऐसे बहना शुरू कर देगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो है ना ये कट के क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जो एरिया है कट करके एक अलग जलाशय टाइप में, तालाब टाइप में कुछ बन जाएगा दोस्तों, झील टाइप में बन जाएगा। तो हर साल जो नदियाँ होती हैं अपना रास्ता क्या करती हैं, बदलती हैं। ठीक है, रास्ता जो बदलती रहती हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे कि क्या बन जाता है, इससे कि झील वगैरह बन जाता है। हाँ, आगे देखिए, यही गोखुर झील वगैरह का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा अंतर हम लोग देखते हैं, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बीच में क्या अंतर होता है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई हिमालय नदी के बीच में और प्रायद्वीपीय नदी के बीच में क्या अंतर है। देखिए, देखते हैं इसको एक बार। तो भैया आपका सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है, हिमालय की नदियों के, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, इन नदियों को पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी जो बर्फ़ वगैरह होती है, बर्फ़ पिघल करके इनको जल प्राप्त होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये नदियों का प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। इनके अंदर जल जो है रेन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हिमालय की नदियाँ होती हैं ये, इनकी लंबाई जो होती है कम होती है, और जो प्रायद्वीपीय की नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको बहुत दूर से बहना होता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में आप लोग को क्या बताना है, उसके बाद में आप लोग को बताना है, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा गलत है दोस्तों। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ, ये देखिए लिस्ट देखिए आप, इसके अंदर सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर दे रखा है, और वहीं पर जो है गंगा नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर दे रखा है। तो इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों से ज़्यादा होती है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद में गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, जो गंगा नदी है वो कई सारी नदियों का मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, हाँ, जैसे भागीरथी है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा जो है उत्तराखंड देवप्रयाग में इससे मिलती है। उसके बाद में हरिद्वार के पास गंगा जो है पहाड़ों को छोड़ देती है, पहाड़ों को छोड़ करके मैदानी भाग में क्या कर लेती है, प्रवेश कर लेती है। नहीं तो उससे पहले वो पहाड़ों के अंदर ही बहती हैं, लेकिन हरिद्वार के अंदर आती है क्या, बिल्कुल समतल भूमि पे बहने लग जाती हैं। उसके बाद में क्या विशेषता है दोस्तों, नेक्स्ट विशेषता क्या है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, उसको जो है तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है। उसके बाद में और भारत के अरुणाचल प्रदेश में आते ही इसे क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। यानी 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एक तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित है, यानी प्रदूषण वगैरह को कम करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए। यहाँ पर एक शब्द है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सो भी आप लोग समझ लीजिए। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि देखिए, डेल्टा का मतलब होता है, आप लोग को मैप की सहायता से समझाऊं। हाँ, डेल्टा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, हम लोग को पता है कि पहाड़ों के अंदर जो नदियाँ बहुत स्पीड में बहती हैं, लेकिन जैसे ही नदी समतल भाग पे आती है ना, समतल भाग पे आने के बाद जो होती है वो धीरे हो जाती है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो मतलब अपना दम तोड़ देती है और नदी जो है उसके अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं रह जाती है, तो जो अपना पानी फैला देती है, मतलब पानी जो होता है कई सारे एरिया के अंदर फैल जाता है। ठीक है, तो अब ये सारे एरिया के अंदर क्या है दोस्तों, पानी है, सारे एरिया के अंदर क्या है, पानी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं, कि नदी जैसे मतलब उसका बहाव कम हो जाता है, उसकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है, और वो जो है अपने पूरे पानी को जो है चारों तरफ क्या कर देती है, उसमें से कई छोटी छोटी धाराएं वगैरह बन जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। हमें पता है डेल्टा कहाँ है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा आपका कलकत्ता बंगाल के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट विशेषता क्या है, नेक्स्ट विशेषता है कि प्रायद्वीप नदी नर्मदा एवं तापी पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का मतलब होता है एस्चुरीज दोस्तों। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नदी इतनी बहाव इतनी स्पीड होती है कि सीधे जाकर के समुद्र के अंदर मिल जाती है, कोई डेल्टा वगैरह नहीं बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी धुआंधार प्रवाह का निर्माण करती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि नदियों को 2 कैटेगरी के ऊपर बांटा गया है। कुछ नदियाँ जो होती हैं आपकी
बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ जो होती हैं अपनी अरब सागर के अंदर जल गिराती हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो भैया अरब सागर के अंदर जल कौन कौन गिराती है, कौन कौन सी नदी? एक तो नर्मदा होगी, एक तापी नदी होगी आपकी जो अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। उसके बाद में कौन सी नदी दोस्तों? उसके बाद में आपकी केरला की नदियाँ हैं, जैसे भरतपुंजा होगी, पेरियार वगैरह होगी। और बाकी आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन जल गिराती है? तो आपकी महानदी होगी दोस्तों, गोदावरी नदी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, ठीक है। ये सारी नदियाँ जो है अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। उसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका झील। झीलों की उपयोगिता क्या होती है, यानी जिसको लेक्स बोला जाता है दोस्तों। तो झीलों की कई सारी उपयोगिता वगैरह होती है। सबसे पहला कि जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा कर सकते हैं, ठीक है। नमक का निर्माण, जैसे कि आप लोग देख लीजिए राजस्थान के अंदर है ना दोस्तों, और फिर उड़ीसा, राजस्थान के अंदर एक झील है ना जो बहुत नमकीन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? सिंचाई में बहुत सहायक होती है, ठीक है। नदी के बहाव को सुचारू बनाती है। उसके बाद में पर्यटन को बढ़ावा देती है, लोग उसके अंदर नाव वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद में और क्या विशेषता होती है कि जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है, और सिंचाई वगैरह भी हो सकता है। हो गया। बाढ़ की रोकथाम कैसे कर सकती है? मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, पानी चारों तरफ फैल गया, तो पानी जो है वो एडजस्ट हो जाएगा झील के अंदर, जिससे कि वाटर लेवल जो है मेंटेन हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ये देखिए झील की इमेज देख लीजिए। उसके बाद में एक टॉपिक आता है कि भाई अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप को एक बार देख लेते हो। भाई अपवाह प्रतिरूप जो होता है वो 4 प्रकार से होता है, यानी कि 4 प्रकार से नदियों के बहने का प्रतिरूप होता है। पहला, नदी बहती वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसकी इस वृक्षाकार का मतलब क्या होता है कि एक मुख्य नदी बह रही है, इसी के अंदर आके इसकी सहायक नदियाँ वगैरह जो है वृक्ष की शाखाओं की तरह आपस में आकर के जुड़ जाती है। जैसे गंगा नदी है, इसको ध्यान से देखिए। गंगा नदी देखिए, गंगा नदी का अपवाह प्रतिरूप एक बार देखने का प्रयास कीजिए। ये तो ब्रह्मपुत्र है, ये देखिए, ये गंगा नदी मुख्य नदी आ रही है आपकी, ये गंगा नदी आपकी मुख्य नदी है। अब इसके अंदर देखिए छोटी जो इसकी सहायक नदियाँ किस तरह से आकर के एक शाखा की तरह मिल जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से नदियाँ आ रही हैं और आकर के जो है एक जगह पर मिल रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र, एक केंद्र के अंदर आकर के मिल रही हैं। उसके बाद में आता है आपका अरीय प्रतिरूप, कि एक किसी तालाब वगैरह से या फिर किसी विशाल जल स्रोत से जो है चारों तरफ नदियाँ क्या हो रही है? निकल रही हैं दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं? अरीय प्रतिरूप बोलते हैं। फिर एक होता है जालीनुमा प्रतिरूप। क्या होता है दोस्तों? जालीनुमा, कि एक नदी बह रही फिर उसके अंदर जो है छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही हैं। तो ये आपका अपवाह प्रतिरूप हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। यही भारतीय अपवाह तंत्र है, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। पहला आपका हिमालय की नदियाँ, फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में हम लोगों ने डिस्कस किया सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर प्रायद्वीप के अंदर नर्मदा, तापी, द्रोणी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये था आपका भारतीय अपवाह प्रतिरूप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हाँ, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ